सुप्रभात विद्यार्थियों, आप सभी का कक्षा 7 के अंतर्गत हिंदी अध्ययनशाला में स्वागत है। विद्यार्थियों, आप सभी पाठ 8 पढ़ रहे थे और इस पाठ का नाम था अशोक का शस्त्र त्याग, जिसे बंशीधर श्रीवास्तव जी ने लिखा था। तो आइए आगे देखते हैं। पुनरावृत्ति प्रश्न। विद्यार्थियों, पिछले दिन कुछ बातें बताई गई थी, आइए उनको दोहराएंगे, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो कलिंग की लड़ाई, विद्यार्थियों आपको मालूम होगा कि कलिंग के महाराज अनंतनाथन थे जो युद्ध में मारे गए और अशोक विजयी हुआ, लेकिन अशोक जीत नहीं पाया। हुआ क्या कि उसे जब यह ज्ञात हुआ कि उसकी विजय लालसा के कारण ही ना जाने कितने लाखों बेगुनाह और निर्दोष लोग मारे गए, लाखों लोग अपंग हो गए, और इस वजह से उसने शस्त्र त्याग दिया और भविष्य में कभी भी युद्ध ना करने की कसम खा ली। तो आइए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों, यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों में से अनुस्वार के स्थान पर कौन सा पंचम वर्ण आएगा। मैंने पिछले दिन भी आपको बताया था कि अनुस्वार जो है ये मात्रा होती है। कौन सी मात्रा है? ये अंग की मात्रा। तो इस अनुस्वार के स्थान पर अगर हम इसको हटाते हैं किसी भी शब्द से, तो उसमें से या तो हम अंगा, इया, ड़ा, ना और मा, इन पांचों वर्णों में से कोई एक वर्ण प्रयोग करेंगे, लेकिन यह जरूरी नहीं है। यह वर्ण नियम के अनुसार ही प्रयोग किए जाएंगे। तो अब बात को समझ गए होंगे। अब नियम क्या है, आइए उसे समझते हैं। विद्यार्थियों, आप यहां पर देख रहे हैं ये पंचम वर्ण है। ये क्या है? ये सभी पंचम वर्ण हैं। ये अनुस्वार के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, अर्थात यदि का, खा, गा, घा, यदि इनमें से किसी भी वर्ण में अनुस्वार लगा है तो उस अनुस्वार को हटा करके कौन सा अनुस्वार आएगा? अंगा, यानी उसी वर्ग का पांचवा वर्ण आता है। जैसे आइए देख लेते हैं। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए गंगा लिखा है, गंगा, आप देख रहे हैं यहाँ पर गंगा लिखा हुआ है। गंगा की ये अनुस्वार किस में लगा है? गा में। गा के बाद कौन सा वर्ण आया? फिर गा आया है। तो यानी कि जिसमें अनुस्वार लगा हुआ हो उसका अगला वर्ण देखेंगे। तो ये गा किस में आता है? का वर्ग के अंतर्गत। इसलिए इसको किस तरह से लिख सकते हैं? गंग गा, अर्थात ये अनुस्वार हट जाएगा और इस तरह से लिख देंगे। तो अनुस्वार हटा करके हमने ऐसे लिख दिया गंगा। आप समझ गए होंगे। दूसरा उदाहरण देखते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा है मंजन। क्या लिखा है? मंजन। तो हमको करना क्या है? इस अनुस्वार को हटा करके लिखना, अर्थात अनुस्वार के स्थान पर कौन सा वर्ण आएगा। तो हमें क्या देखना है कि जिसमें अनुस्वार लगा है उसके बाद कौन सा वर्ण है। तो उसके बाद कौन सा वर्ण है? जा। जा किस वर्ग के अंतर्गत आता है? चा वर्ग। तो चा वर्ग का अंतिम वर्ण क्या होगा? इया, यानी जा किस में आएगा? चा वर्ग में आएगा और चा वर्ग का अंतिम वर्ण इया है, यानी इस लाइन के अंतर्गत जा आएगा। तो इसलिए यहाँ पर कौन सा वर्ण आएगा? अनुस्वार को हटा करके क्या लिखेंगे? इयाम। जैसे माँ लिखेंगे और फिर आधा इया, फिर ज और ना। इस तरह से क्या हो गया? ये मंजन। तो चाहे इस तरह लिखें अनुस्वार लगा करके, और चाहे अनुस्वार हटा करके लिखें। आप बात को समझ गए होंगे। तो कैसे देखना है हमको? जिस शब्द में अनुस्वार लगा है उसके बाद वाला वर्ण
देखना है कि वह किस वर्ग के अंतर्गत आता है, यानी ये चा वर्ग के अंतर्गत आता है और चा वर्ग का अंतिम वर्ण इया है, इसलिए यहाँ पर आधे इया का प्रयोग किया गया है। अब बात को समझ गए होंगे। अब कुछ अन्य उदाहरण हैं। अब यहाँ पर देख रहे हैं आप इंटर लिखा है, क्या लिखा है? इंटर। तो यहाँ पर इंटर को हम इस तरह नहीं लिख सकते। आप सोचिए इस तरह लिख दें तो ये गलत है विद्यार्थियों। तो फिर कैसे लिखना है? यानी हमें क्या देखना, अनुस्वार किस में लगा है? ई में। ई के बाद कौन सा वर्ण है? टा। टा वर्ग का अंतिम वर्ण क्या है? तो आपको मालूम होगा कि टा, ठा, ड, ढ, अड़ा, यानी अंतिम वर्ण क्या है? अड़ा। तो यहाँ पर क्या आएगा? अनुस्वार को हमने हटाया, आधा अड़ा बनाया और टा बनाया, रा बनाया, इंटर हो गया। आप बात को समझ गए होंगे। यानी जिसमें अनुस्वार लगा है उसके बाद वाला वर्ण देखना है और उस वर्ण का, उस वर्ग, जिस वर्ग में वो आता है उसका अंतिम वर्ण क्या है। अब विद्यार्थियों सौगंध शब्द है। कौन सा शब्द है? सौगंध। सौगंध को लिखना है तो सौ तो उसी तरह लिख देंगे। हम देख रहे हैं कि गा में अनुस्वार लगा है, लेकिन गा के बाद वाला वर्ण कौन सा है? धा। धा वर्ग का पंचम वर्ण क्या है? धा वर्ग किस में आता है? ता वर्ग में, और इस वर्ग का अंतिम वर्ण क्या है? ना। तो यानी कि यहाँ पर क्या आएगा? गा आएगा और आधा ना और धा। इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। चंचल है तो चा में अनुस्वार लगा है, लेकिन आगे भी चा बना है, तो चा वर्ग का अंतिम वर्ण इया है, तो कैसे लिखेंगे? चंचल। ऐसे भी चंचल लिख सकते हैं, यानी अनुस्वार को हटा करके। इसी तरह अंजलि है। अंजलि के बाद आ में लगा हुआ अगला वर्ण क्या है? जा। जा वर्ग किस वर्ग के अंतर्गत आता है? चा वर्ग के। चा वर्ग का अंतिम वर्ण इया है, तो अंजलि। तो आप समझ गए होंगे कि इस तरह से अंजलि लिख देंगे। तो क्या सीखा हमने कि जिसमें अनुस्वार लगा है उसके बाद वाला वर्ण देखना है और उस वर्ग का अंतिम वर्ण क्या होगा, यानी पांचवा वर्ण क्या होगा, और उसी पांचवें वर्ण को लिखना है। फिर से समझें कि जिस में अनुस्वार लगा है उसके बाद वाला वर्ण देखना है और उस वर्ण, जो बाद वाला वर्ण है वह किस वर्ग के अंतर्गत आता है और उस वर्ग का अंतिम वर्ण क्या होगा। यानी जा जिस लाइन में आता है उस लाइन का अंतिम वर्ण क्या है? इयाम। इसी तरह गा में लगा है, धा किस लाइन के अंतर्गत आता है? ता के अंतर्गत। तो ता वर्ग का अंतिम वर्ण क्या है? ना। इस वजह से यहाँ पर आधा ना आया है। ये अर्ध रूप में ही प्रयोग होंगे। तो विद्यार्थियों यहाँ पर इन प्रश्नों के उत्तर जो है आप कमेंट्स के द्वारा बताएंगे। पंचम, घमंड, बंदूक, संभव। उत्तर क्या बताना है कि अनुस्वार को हटा करके दूसरा किस तरीके से लिख सकते हैं, जैसा अभी हमने आपको पीछे बताया है। तो इसे करने से पहले आपको पीछे समझना पड़ेगा, फिर इसके बाद इसे करें ताकि गलत ना हो। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो अभी भी बात नहीं समझ रहे हैं। करते क्या है कि क्वेश्चन ऑफ द डे तो कर देते हैं, लेकिन इन प्रश्नों के उत्तर नहीं देते। तो आप सभी इन प्रश्नों के उत्तर जरूर करें। पिछले दिन के कार्य का मिलान। विद्यार्थियों, पिछले दिन जो कार्य दिया गया था प्रश्न संख्या 4 था कि कलिंग की दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 4 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। का नंबर था कि कलिंग क्यों नहीं जीता जा सका। आप सभी लोग सोचेंगे कि कलिंग क्यों नहीं जीता जा सका। सभी लोग सोचेंगे क्या लिखा है आपने। मेरे विचार से आप सभी ने शायद इसी तरह लिखा होगा कि मगध व कलिंग के बीच 4 साल से युद्ध चल रहा था। कलिंग के महाराज भी मारे गए एवं उसके सेनापति बंदी बन चुके थे। फिर भी मगध अपनी विजय पताका फहराने में नाकामयाब रहा। उसका कारण यह था कि कलिंग महाराज की साहसी वीर पुत्री पद्मा
वीरांगनाओं के साथ अशोक के सामने आत्मसमर्पण करने को हरगिज तैयार नहीं थी। क्या था कि हरगिज तैयार नहीं थी। स्त्रियों पर शस्त्र उठाना सम्राट अशोक शस्त्र आज्ञा के विरुद्ध मानते थे, इसीलिए कलिंग नहीं जीता जा सका। तो कलिंग क्यों नहीं जीता जा सका? कलिंग इसलिए नहीं जीता जा सका क्योंकि कलिंग के महाराज की मृत्यु के पश्चात उनकी पुत्री सायसी वीर पुत्री राजकुमारी पद्मा अशोक के सामने आत्मसमर्पण करने को तैयार नहीं थी और अशोक स्त्रियों पर शस्त्र नहीं उठाना चाहते थे। इसी कारण से कलिंग नहीं जीता जा सका। अगला प्रश्न है कि राजकुमारी पद्मा ने अपनी सेना से क्या कहा? तो आपने सभी ने पढ़ा था, पाठ में दिया हुआ है और समझ करके पुनः लिखेंगे। अगला है कि अशोक ने युद्ध करने से इनकार क्यों किया? तो आप सभी को मालूम होगा कि अशोक ने युद्ध करने से इनकार इसलिए किया था क्योंकि उसने कहा था कि पद्मा से कि मैं शास्त्र नियम के अनुसार स्त्रियों से युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि शास्त्र हमें इसकी आज्ञा नहीं देता। अब बात को समझ गए होंगे। तो विद्यार्थियों, अशोक ने युद्ध करने से इनकार क्यों किया? विद्यार्थियों, वहाँ पर तो इनकार किया क्यों? क्योंकि शास्त्र आज्ञा नहीं दे रहे थे स्त्रियों से युद्ध करने की। लेकिन आगे भी एक प्रश्न था कि भविष्य में भी उसने युद्ध ना करने की कसम खा ली, अर्थात कि भविष्य में भी वह युद्ध नहीं करेगा। तो दोनों बातों को मिलाते हुए लिखना है कि सम्राट अशोक राजकुमारी पद्मा से युद्ध इसलिए नहीं करना चाहते थे क्योंकि शास्त्र नियम के विरुद्ध था। तब राजकुमारी पद्मा ने सम्राट अशोक से कहा, क्या आप शास्त्र आपको यह सिखाता है कि अपने राज्य विस्तार व विजय लालसा के लिए लाखों माताओं की गोदों को सूना कर दिया जाए, लाखों बच्चों को के पिताओं को छीन लिया जाए, लाखों स्त्रियों की मांग के सिंदूर को पोंछ दिया जाए, लाखों बच्चों को अनाथ कर दिया जाए? अगर आपका शास्त्र ऐसी आज्ञा देता है तो आप अपने शास्त्र को फूंक दीजिए। जब राजकुमारी पद्मा की इन बातों को सुनकर के सम्राट अशोक को निरपराधों की हत्या का एहसास हो जाता है और फिर वह शस्त्र फेंक देते हैं और यह प्रण करते हैं कि भविष्य में कभी भी युद्ध नहीं करेंगे, क्योंकि जो दुर्दांत घटना हुई थी उसको देख करके, दर्दनाक घटना जो हुई थी उसको देख करके उनका हृदय दहल गया था। अगला है विद्यार्थियों कि अशोक के हृदय परिवर्तन के बारे में अपने विचार लिखिए। तो इसे आप स्वयं से करेंगे, समझेंगे कि सम्राट अशोक एक साहसी व निर्भीक योद्धा के रूप में जाने जाते हैं। कलिंग के युद्ध में लाखों लोगों की हत्या, उनके परिजनों, बच्चों को रोते बिलखते देखकर अशोक का हृदय दहल उठा। व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। जब सम्राट अशोक ने यह बात जान ली तो युद्ध व हिंसा जैसे विचारों को त्याग दिया और सादगी का जीवन अपना लिया कि भविष्य में युद्ध नहीं करेंगे। उसके हृदय में परिवर्तन हो गया। राजकुमारी पद्मा का चरित्र चित्रण कीजिए। तो चरित्र चित्रण यानी उसके चरित्र की क्या विशेषता थी? अगर उसमें विशेषता ना होती तो सम्राट अशोक में बदलाव कैसे आता? तो इसका भी उत्तर आप स्वयं से लिखेंगे कि राजकुमारी पद्मा एक वीर साहसी महिला थी। वह मगध के समक्ष आत्मसमर्पण करने को तैयार नहीं थी और वह मगध की सेना से अपनी वीरांगनाओं के साथ लड़ने के लिए प्रस्तुत हो गईं और वह नारी सम्मान के लिए युद्ध लड़ना चाहती थी। सम्राट अशोक के युद्ध ना लड़ने पर भी
उन्होंने अपनी क्षमाशीलता का परिचय दिया और उन्हें पिता की हत्या करने के बावजूद भी क्षमा कर दिया। तो उनके चरित्र में क्षमाशीलता, स्वाभिमानी आदि जैसे गुण विद्यमान हैं। इस तरह से आप सभी अपने से विचार करके उत्तर लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 5 था कि सही के लिए सही और गलत के लिए गलत का निशान लगाएं। तो अशोक कलिंग के राजा थे, तो आपको मालूम था कि अशोक कलिंग के राजा थे। तो विद्यार्थियों, यह वाक्य गलत था। कलिंग का सेनापति पहले ही कैद हो चुका था, तो यह वाक्य सही था। दोनों तरफ के हजारों लोग मारे गए, गलत था। लाखों लोग मारे जा चुके थे। पद्मा मगध की महारानी थी, गलत था। वाक्य राजकुमारी थी। कलिंग आत्मसमर्पण नहीं कर रहा था, यह भी सच था। पद्मा अपने पिता की मृत्यु का बदला लेना चाहती थी, यह भी कथन सही था। अशोक ने शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा की, यह भी कथन सही था। अब विद्यार्थियों है यहाँ कि निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। पुनः लिखिए। क्षत्रियाँ को क्या लिखना था? क्षत्राणियाँ। तो कैसे लिखना था? ऐसे इसे पाठ्यपुस्तक में ही करना था। क्षत्राणियाँ, यानी ऊपर चंद्रबिंदु लगा देना था। तो क्या हो गया? क्षत्राणियाँ। इसी तरह अगला था प्रतिज्ञा, यानी ता में छोटी की मात्रा हो जाएगी तो प्रतिज्ञा हो जाएगा। इस तरह से प्रतिज्ञा लिखना था। युद्ध, तो यहाँ पर विद्यार्थियों युद्ध तो सही लिखा हुआ है। और इसके बाद अगला शब्द है साक्षात। साक्षात कैसे लिखते हैं? इस तरह से घ नंबर में साक्षात दिया हुआ है, तो इस तरह से साक्षात लिखना था। अगला था निहत्थे, वीरांगनाएं। इन्हें आप देखेंगे, पाठ को पढ़ेंगे, इसमें लिखा हुआ है और समझ करके मिलाएंगे और लिखेंगे। इसके पश्चात विद्यार्थियों अपनी पाठ्यपुस्तक में देखेंगे प्रश्न संख्या 7। नीचे दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। तो इसे आप सभी को अभ्यास पुस्तिका में करना है और ये जो शब्द दिए गए हैं इनका प्रयोग करके वाक्य बनाना है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 8। नीचे दिए गए वाक्यांशों के लिए एक एक शब्द चुनकर लिखें। तो इसे भी पाठ्यपुस्तक में करना है। ब्रैकेट में शब्द दिए गए हैं कोष्ठक में कि अमर, विधवा, निष्कलंक, आस्तिक, उपकारी, विश्वसनीय। तो का नंबर है जो किए हुए उपकार को मानता हो, आपको मालूम होगा। खा नंबर जिसका पति मर गया हो। गा नंबर जो ईश्वर को मानता हो, उसे क्या कहते हैं? जो कभी मरे नहीं। जो विश्वास के योग्य हो, जिसमें कोई कलंक ना हो। इनके उत्तर आप सभी पाठ्यपुस्तक में इन्हीं के सामने, यानी कहाँ पर? यहाँ लिख देंगे। अगला है प्रश्न विद्यार्थियों कि 9 नंबर में दिए गए शब्दों के लिंग बदलिए। संचालक, सेविका, आपको मालूम होगा कि लिंग किसे कहते हैं? तो स्त्री व पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द लिंग कहलाते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? तो आपको मालूम है 2 प्रकार के, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो इनका लिंग बदल करके लिखना है। संचालक, सेविका, जनक, राजकुमारी, देवता। और अन्य भी शब्द हैं यहाँ पर, नौकरानी, वीर, विदुषी। कौन कौन से शब्द हैं? नौकरानी, वीर और विदुषी, ये शब्द हैं। तो आप पाठ्यपुस्तक में देखेंगे लिखे हुए हैं। इसके पश्चात विद्यार्थियों है पाठ से मुहावरे चुनकर नीचे दिए गए वाक्यों को पूरा कीजिए। तो प्रश्न संख्या 10 भी पाठ्यपुस्तक में ही करना है। और विद्यार्थियों प्रश्न संख्या जो 11 है उसे आप सभी ने शायद कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो पाठ्यपुस्तक में इसे भी कर लें। इसके बाद विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 12 है, जिसे आप सभी किसमें करेंगे? तो इसे आप सभी निम्नलिखित क्या दिया गया है? नीचे दिए गए वाक्यों को वाक्य भेद पहचान कर लिखिए। तो आपको बताना है कि सरल वाक्य है कि संयुक्त वाक्य है कि मिश्र वाक्य। तो इसे भी आप यहीं पर कर लेंगे। इसे करने से पहले पृष्ठ संख्या 63
जरूर पढ़ेंगे, यानी 63 में जो दिया गया उसे पढ़ेंगे, इसके बाद ही करेंगे। आगे है विद्यार्थियों आज का क्वेश्चन ऑफ द डे कि सम्राट अशोक कहाँ के राजा थे। इस प्रश्न का उत्तर ऑनलाइन एग्जाम के द्वारा आप सभी देंगे। तो आज का लेखन कार्य है पाठ 8 पढ़ें व समझें। प्रश्न संख्या 8, 9, 10, 12 पाठ्य पुस्तक में व 7 अभ्यास पुस्तिका में करें। धन्यवाद, बाय, फिर मिलें। विद्यार्थियों कुछ बच्चे ऐसे हैं जो जिस प्रश्न का उत्तर कमेंट्स के द्वारा पूछा जाता है उसे नहीं दे रहे हैं। उत्तर सभी को करना है, बात ध्यान से सुने। धन्यवाद, बाय, फिर मिलेंगे।